हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के साथ में मैं अपनी मंगोडीबी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। हम यहाँ से बिगिनर लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की हम जानेंगे कि मंगोडीबी कैसे वर्क करता है, क्या है मंगोडीबी, वर्क कैसे करता है, कैसे हम अपने डेटाबेस को मैनेज करें मंगोडीबी पे, और फिर इसको एडवांस लेवल तक की लेके जाएंगे, क्योंकि हम जो डेटाबेस जो मैनेजमेंट होता है वो हम अपने एप्लीकेशंस के लिए करते हैं, वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन। तो ज़ाहिर सी बात है, हम अपने डेटाबेस अपनी एप्लीकेशंस को मंगोडीबी से कैसे कनेक्ट करें, उसके लिए हम जो सबसे एक जो इंडस्ट्री का सबसे जो डेटा एक्सेस करने का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, तरीका है, वो क्या है? एपीआई के ज़रिए से डेटा एक्सेस करना, एपीआई के ज़रिए से डेटा सेव कराना और फिर डेटा गेट करना और डिफरेंट टाइप की क्वेरीज करना, सॉर्टिंग करना। सो ये अभी हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मंगोडीबी कैसे, क्या है मंगोडीबी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मंगो जो डीबी है, ये दोनों क्या है, ये दो शब्दों से मिला हुआ है, और इसका मंगो का क्या मीनिंग है। मंगो की जो मीनिंग है वो है वेरी लार्ज, यानी ह्यूज, एक बहुत ज़्यादा। तो ये वर्ड है लिया गया है मंगो वेरी लार्ज से, और उसका डीबी का जो हम नॉर्मल जानते हैं, डीबी जो है डाटाबेस को डीबी बोलते हैं। तो डाटाबेस हमारा एक कॉम्बिनेशन है, मंगो डीबी इसको यूज़ कर रहा है, वेरी लार्ज डाटाबेस। तो सबसे पहले तो हम इसी से देख लेते हैं कि हम डेटाबेस क्या है, क्योंकि हम अगर डेटाबेस नहीं, वो बहुत से लोग असल में वीडियो पे ऐसे भी हैं कि जिनका नॉन आईटी बैकग्राउंड है, जिन्होंने कोई डिग्री नहीं की है, वही मंगोडीबी को पढ़ इस वीडियो को वॉच करेंगे। तो मैं उनको सबसे पहले इस टर्मिनोलॉजी से एक फैमिलियर कर दूं कि डाटाबेस होता क्या है। व्हाट इज़ डाटाबेस? अ डाटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी डेटा का कलेक्शन एक ऑर्गेनाइज तरीके से। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास टर्म आ गया है डेटा। डेटा होता क्या है? तो नॉर्मली आज के दिन, जो आज का हम 2024 में वीडियो बना रहे हैं, तो आज लगभग सभी लोग डेटा को समझते हैं क्या है। तो डेटा क्या होता है? कोई भी फैक्ट, उसको डेटा बोला जाता है। ठीक है, कोई भी फैक्ट है और उसको डेटा बोलेंगे। जैसे एक हालांकि दुनिया में बहुत सारा डेटा है, दुनिया में बहुत सारा डेटा है, डिफरेंट टाइप का डेटा है। तो ज़ाहिर सी बात, हम उन डेटा को कलेक्ट करते हैं वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे किसी एक पर्सन है, मैं हूँ, और मेरे पास बहुत कुछ है डेटा। अब जैसे मेरे पास एक हाइट है, मेरे पास आँखें हैं, मेरे पास एज है मेरी, मेरा नाम है, मेरा एड्रेस है, मेरे पास एक फ़ोन नंबर है। अब जैसे आप देख लीजिए, मेरे पास यूट्यूब का एक चैनल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? डेटा है। आगे वाले समय में हो सकता है कि हर व्यक्ति के पास यूट्यूब का चैनल हो, तो ज़ाहिर सी बात है, हर व्यक्ति का एक डेटा है यूट्यूब चैनल का। तो डेटा कोई भी एक सिंगल एक फैक्ट, कोई भी उसको हम डेटा बोलते हैं। और उस डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज़ करना, ये डेटा जब हम उसको कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं तो वो हमारा डेटाबेस कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे तरीके हैं, वो कैसे कैसे ऑर्गेनाइज़ किया गया डेटा को। तो एक तो ये है, ये ग्राफ फॉर्म है कि ग्राफ फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ कर दिया डेटा को हमने, हियरार्किकल ऑर्डर में फॉर्म इसको कर दिया। एक है हमने यहाँ पे टेबल फॉर्म में कर दिया, कॉलम फॉर्म में कर दिया। तो ये डेटाबेस, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि आपको फ़ला लड़के का जो उसके जो पेरेंट और ग्रैंडफादर की आपको डेटाबेस लाना है, और तो ज़ाहिर सी बात है, और मैं कह रहा हूँ उसको ट्री फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो डेटा को गया, उसका एक अमित था लड़का, उसका अमित का फादर का कोई नाम है ABC, ग्रैंडफादर का नाम है XYZ। तो उसने क्या किया? तो उसने देखा कि अमित है, तो अमित के क्या देखा उसने कि अमित के फादर हैं, उनका एक अमित का एक भाई भी है। फिर देखा कि अमित के ग्रैंडफादर हैं, उनके ग्रैंडफादर के भी एक दो भाई थे, यानी अमित के फादर और खुद दूसरे अंकल। तो उसने क्या किया? वो डेटा को कलेक्ट करके और ग्राफ के, क्योंकि उस ग्राफ में उससे कहा भी गया था कि ग्राफ में उसको ऑर्गेनाइज़ कर दो, तो उसने ग्राफ में ऑर्गेनाइज भी कर दिया। तो ये क्या है? ये डेटा को कलेक्ट करना और उसको फिर ऑर्गेनाइज़ कर देना। तो ऑर्गेनाइज़ करने के तरीके बहुत सारे हैं। पहली बात तो हम ये समझें कि डेटाबेस जो है, ये कोई टर्म नया नहीं है। हज़ारों सालों से हम डेटाबेस पे काम करते आ रहे हैं। ये टर्म कुछ भी नया नहीं है। अगर हम इसको नया समझते हैं तो हम बहुत हो सकता है कि इसको बड़ी चीज़ समझें। हालाँकि ऐसा नहीं है, कि हम डेटाबेस पे हज़ारों सालों से वर्क किया है, और बहुत जब से एजुकेशन सिस्टम यूँ कहें, जब से आया है, तब से डेटा कलेक्शन का काम हो रहा है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक कॉलेज स्टूडेंट की, एक हम ले लेते हैं कि एक कॉलेज है, और वहाँ पे ज़ाहिर बात है कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो उनसे रिलेटेड हम कैसे डेटा को कलेक्ट करें, यानी कलेक्शन किस किस टाइप का हो सकता है। ज़ाहिर बात, स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट में बहुत सारा डेटा है उनसे रिलेटेड, और डिफरेंट टाइप का डेटा है। तो हम उनके डेटा को उठा करके कैसे कलेक्शन उनका बनाएं। तो एक तो रिजल्ट का कलेक्शन हो सकता है। ज़ाहिर बात है, हर बच्चे का एक रिजल्ट है, उसके मैथ के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, साइंस है वगैरह वगैरह। तो उसको हम कलेक्ट करके उनका रिजल्ट बनाएं, उनकी क्या ग्रेड आया है, ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न बनती है, सेकंड डिवीज़न बनती है, परसेंटेज उनका क्या है, उस सबको कलेक्ट करके हम रिजल्ट में अपना स्टोर कर देते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? जैसे पर्सनल डिटेल हो सकती है। हर स्टूडेंट के पास उसकी पर्सनल डिटेल है, उसका नाम है, उसका एज है, उसके फादर का नाम है, ओके, उसका एड्रेस है, उसका मोबाइल नंबर है। वो सारी की सारी हम सारे स्टूडेंट की डेटा को कलेक्ट करें, उसको पर्सनल डिटेल्स के नाम का हम कलेक्शन बनाएं। तो ये कलेक्शन क्या है? ये कलेक्शन भी कोई टर्म नया नहीं है। जो पहले हम लोग, हमारे क्या होता था स्कूल्स में, हम देखें छोटे थे तो क्या होता था, रजिस्टर मेंटेन होते थे। आज भी स्कूल में रजिस्टर्स मेंटेन हो रहे हैं बहुत से स्कूल्स में। तो उससे वही जो रजिस्टर है, उसी को कलेक्शन बोला जा रहा है। ठीक है, अभी ये टर्म कई इंटरचेंजेबल है। बहुत सी जगह हमने अभी हम कलेक्शन बोल रहे हैं, फिर इसको हम जैसे अगर मैनुअल सिस्टम में जाएंगे तो रजिस्टर्स बनते हैं, और फिर एक और टर्म आने वाला है जहाँ पे हम इसको टेबल बोलेंगे।
ऐसे ही स्टूडेंट की हेल्थ डिटेल्स होती है, तो हेल्थ डिटेल्स में डेटा को कलेक्ट कर लें उनकी, क्योंकि उनके पास हेल्थ का भी डेटा है, हमने उनके हेल्थ के डेटा को एक साथ कर दिया। फिर हमने उनकी अटेंडेंस होती है, वो डेली आते हैं, कोई आता है कोई नहीं आता है, तो वो भी कलेक्ट करते हैं हम, तो उसको भी हमने अटेंडेंस नाम के कलेक्शन में रख दिया। तो यही जो मैं एक टर्म में आपसे बोला था कि ऐसा नहीं है कि हम डेटाबेस का मैनेजमेंट अभी से कर रहे हैं, हम डेटाबेस का मैनेजमेंट काफ़ी पुराना है हमारा, ये जो है हमारी रिक्वायरमेंट बहुत पुरानी है, हम इसको करते आ रहे हैं। तो मैनुअली हमारा डेटाबेस जो मैनेजमेंट होता था, कैसे होता था, हम वो छोटे हम लोग स्कूल में जानते हैं, आज भी ये स्कूल में यही तरीका होता है कि रजिस्टर्स होते हैं, तो स्टूडेंट के पर्सनल डिटेल का रजिस्टर होता है। यहाँ पे देखिए अटेंडेंस दिया जा रहा है, तो ये अटेंडेंस रजिस्टर है। तो अटेंडेंस स्टूडेंट की अब ये अटेंडेंस रजिस्टर चाहे तो ये मैडम जो है टीचर जो है अपने हाथ से इसको इसमें कॉलम और रो खींच करके उसके फील्ड्स का नाम दे करके वहाँ पे बच्चों का अटेंडेंस ले करके नोट करें, या तो बने बनाए प्रिंटेड रजिस्टर भी आते हैं और वहाँ से उस पर बने बनाए आते हैं, उस पर अटेंडेंस लेना शुरू कर देते हैं नाम लिख करके। तो ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि बने बनाए आते हैं, क्योंकि उसको मैं आगे चल के एक एग्जाम्पल में यूज़ करूँगा, ठीक है, जहाँ मैं स्कीमा को मैं आपको समझाना पड़ेगा, तो वहाँ पे बने बनाए रजिस्टर का भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प होगा एग्जाम्पल में। तो यहाँ से इस फिगर से हम क्या समझते हैं कि हमारा ये कोई नया तरीका नहीं है कि हम डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, पहले से भी काम हो रहा है, हज़ारों सालों से काम हो रहा है। अब हिस्ट्री इसकी समझते हैं। देखिए 1960 से पहले जब कंप्यूटर का इतना ज़्यादा दौर नहीं था, 1960 से पहले हमारी प्रिंटिंग मशीन्स के ज़रिए से हमारा कुछ अपने काम होता था। उसके बाद 1960 से जब हमारा कंप्यूटर्स आया तो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट भी आया। तो ये यहाँ से 1960 से 2020 तक की ये एक एवोल्यूशन हम हिस्ट्री में दिखा रहा हूँ, लेकिन हम अभी फ़िलहाल इंटरेस्टेड हैं सिर्फ दो चीज़ों में। एक तो हमारा 1970s का जो ये दशक है और 1980 का, और हम फिर हम 2000 में भी देखते हैं मंगोडीबी, जहाँ पे हमारा मंगोडीबी इसमें इन पूरे एवोल्यूशन में हम इसी में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत सी डिटेल्स हैं, ज़्यादा डिटेल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं, फिर भी मैं स्टार्ट में बता रहा हूँ क्योंकि हम मंगोडीबी पढ़ रहे हैं। तो मंगोडीबी एक नो एसक्यूएल का डेटा कलेक्शन है। तो नो एसक्यूएल को समझने के लिए सबसे पहले हमें एसक्यूएल शब्द से फेमिलियर होना पड़ेगा, ताकि हम कन्फ्यूज़न ना रहे कि हम कहाँ पे खड़े हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इससे पहले देखा कि डेटा को हम कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो तरीका है 1917 से पहले जो हमारे पास जो कंप्यूटर में डेटा सेव करते थे वो हम टेप में करते थे। आप टेप से भी वाकिफ़ होंगे, वीसीआर वगैरह बचपन में हमारे घर टीवी भी जब कुछ फंक्शन होते थे लाए जाते थे, कलर टीवी, उस पर वीसीआर कैसेट होती लगाते थे और उस पर मूवी देखते थे। ऐसे ही एक डाटा बेस जो एक जो सेव स्टोरेज डिवाइस थी कंप्यूटर की, वो थी टेप, मैग्नेटिक टेप, उस पर डेटा सेव होता था मैग्नेट, क्योंकि उसमें डेटा सीक्वेंशली सेव हो सकता था। बाद में हमारे पास हार्ड डिस्क आई, तो हार्ड डिस्क के बाद में हमारे पास क्या हुआ कि अभी हम देखते हैं कि RDBMS है हमारे पास 1970s में, तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल हमारे पास आ गया। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल हमारे पास जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले भी हमने देखा ना कि ऑर्गेनाइजेशन हियरार्किकल था, ठीक है, टेबुलर फॉर्म था। ये जो RDBMS में जो हम डेटा सेफ स्टोरेज है, ये टाइप है हमारा, ये ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है, ये टेबल फॉर्म है हमारा, ठीक है। तो हम अपनी जो काम को टेबल फॉर्म में रखते थे, ठीक है, हम अपने जो डेटा है हमारा वो टेबल फॉर्म में रहता था। यहाँ पे हमारी ये कॉलम्स होते थे, ये हमारे रो होते थे। एक रो में हम एक स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड होता था। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट का ID हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट का और रोल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। तो इससे इस रो से हमें क्या पता चलता था कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड, और इससे हमें पता चलता है कि एक कौन सी फील्ड है, यानी डेटा किस टाइप का है। तो हम अपने डेटा को सीक्वेंशियली जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, फिर हम रिलेशनल यानी टेबल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने लगे। तो हम डेटा स्टोर करते थे, जाहिर सी बात है। फिर भी एक प्रॉब्लम ये थी कि हम डेटा, मान लीजिए हम किसी कंपनी में हैं, उस कंपनी के हज़ारों कस्टमर्स हैं, तो डेटा उनका स्टोर है टेबल फॉर्म में, और हमें एक अपडेट मारना है कई जगहों पर कि मान लीजिए सारे के सारे कस्टमर्स को हम डिस्काउंट देना चाहते हैं, या हमारे पास ढेर सारे एम्प्लॉइज़ हैं और हर एम्प्लॉइज़ की सैलरी में अब 10% का जो इंक्रीमेंट करना है मुझे। आप खुद सोचिए, अगर 500 एम्प्लॉइज़ हैं किसी कंपनी में और एक डेटा ऑपरेटर है, वो कैसे काम करेगा? जाहिर बात है उसको कई दिन लग जाएंगे इस चीज़ को कहीं, और जाहिर बात है उसको गलती का भी चांसेस है, क्योंकि वो सबकी सैलरी उठाएगा, चाहे वो कैलकुलेटर पे 10% का इंक्रीमेंट करे, चाहे वो कॉपी पे करे, रजिस्टर पे करे, उसकी एक चांस भी है कि गलत करते। तो ये दिक्कत एक रहती थी, मैनुअली काम हो रहा था। तो हम एक सोचा गया रिक्वायरमेंट सोची, जब हमारे पास हर चीज़ डेटा बेस में है और सॉफ्टवेयर के ही ज़रिए से डेटा सेव हो रहा है, तो क्यों ना हम ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें जिसके ज़रिए से हम उसको इंस्ट्रक्ट कर दें कि हर एम्प्लॉय की टेबल में जाके फला कॉलम में जाओ, उसके जो अमाउंट उसके आगे सैलरी लिखा हुआ है उस सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट कर दें। क्योंकि सॉफ्टवेयर के लिए तो बहुत ईजी है, वही काम जो हम हफ्ते में कर रहे हैं, एक हफ्ता लगा के कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर को हम बस एक इंस्ट्रक्शन देंगे, वो 1 सेकंड में कर देगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट आई, इसीलिए 1980s में SQL लैंग्वेज भी हमारा इंट्रोड्यूस हुई। और ये देखिए, ये वर्ड RDBMS बोला जाए चाहे SQL बोला जाए, ये इंटरचेंजेबल है, दोनों एक घूम करके कभी भी एक दूसरे को ही रेफर कर रहे हैं। इसे कंफ्यूज मत होइएगा, जब SQL की बात आई तो समझ लीजिए RDBMS को ही प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि बस RDBMS पर ही क्वेरी लैंग्वेज काम करती है। तो फिर उसके बाद में हमारा जो है ओरेकल वगैरह आया, फिर उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें आई कि हम इसमें पिक्चर्स भी अपने स्टोर कर सकते हैं वगैरह वगैरह। फिर इसी में ना 2000 के जो दशक में हमारा जो NoSQL भी हमारा इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इस ग्राफ में अभी इसमें NoSQL का नहीं है, लेकिन यहीं पे हमारा NoSQL भी इंट्रोड्यूस हुआ। तो NoSQL जो है वो हमारा क्या है, उसमें MongoDB 2007 में हमारा आया, क्योंकि उससे पहले ही NoSQL जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से था। ऐसा नहीं है MongoDB ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, बल्कि NoSQL का भी कॉन्सेप्ट हमारे पास पहले ही से था, ठीक है। फिर यहीं पे हम इंटरेस्टेड क्या है, NoSQL में इंटरेस्टेड हैं, RDBMS में इंटरेस्टेड हैं, और NoSQL हम टर्मिनोलॉजी में, इन 3 टर्मिनोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं। तो मुझे एवोल्यूशन दिखाना था कि RDBMS हमारा जो मॉडल है कब आया, फिर SQL लैंग्वेज कब आई, फिर हम देखते हैं कि हमारा NoSQL और MongoDB का हम देख रहे थे कब आया, क्योंकि हमें MongoDB समझना है।